अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू लेक्चर नंबर 17 ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन CS 302। लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिकोडर का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर n टू 2 पावर n डिकोडर हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें n कोई भी नंबर हो सकता है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर 2 टू 4 डिकोडर हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे है 3 टू 8 डिकोडर, मतलब अगर n की वैल्यू हम 3 कर दें तो हमारे पास 3 और 2 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 8 डिकोडर आ जाएगा। तो बेसिकली वही टॉपिक है जो कि आगे कंटिन्यू है। तो यहाँ पे एक आईसी के बारे में बताया हुआ है जो कि 328 डिकोडर है, 74XX138। इस आईसी के अंदर तीन इनपुट्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ABC, और इसकी तीन ही इनेबल पिंस हैं। तो इस आईसी को एक्टिव करने के लिए हमें तीन इनेबल के सिग्नल प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिसमें जो G1 है ये एक्टिव हाई इनेबल है, और G2A और G2B ये एक्टिव लो इनेबल हैं। अगर G1 पे हम 0 अप्लाई करेंगे तो हमारा सर्किट एक्टिव नहीं होगा। जब हम इस पे 1 अप्लाई करेंगे तो हमारा सर्किट एक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से G2A और G2B पे जब हम 1 अप्लाई करेंगे तो हमारा सर्किट एक्टिव नहीं होगा। लेकिन जब G1 पे 1 होगा, G2A पे 0 होगा, G2B पे 0 होगा, तो उस वक्त हमारा जो सर्किट है वो एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डेंस कोई एक आउटपुट एक्टिव हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पे 0 0 0 अप्लाई किया हुआ है तो इसके अगेंस्ट Y0 जो आउटपुट है वो एक्टिव हो गया। इसके अंदर आउटपुट भी एक्टिव लो है, तो इस तरह से जो आउटपुट है वो 0 के साथ डिस्प्ले की हुई है। यहाँ पे 0 0 1 पे Y1 एक्टिव हो जाएगी, और इस तरीके से जब हम 1 1 1 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास Y7 आउटपुट एक्टिव हो जाएगी। इसका यहाँ पे फिर सर्किट शो किया हुआ है। इस सर्किट के अंदर दो आईसीज को आपस में कैस्केड किया हुआ है, और डिफरेंट जब हम इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे उसके अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट एक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्ड एसओपी एंड पीओएस बुलियन एक्सप्रेशन। तो डिकोडर के थ्रू हम पीओएस एक्सप्रेशन और एसओपी एक्सप्रेशन को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से ये एक टेबल शो हो रहा है, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो जीरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीओएस फॉर्म को, और जिस जगह पे 1 लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसओपी फॉर्म को। तो अगर हमने पीओएस फॉर्म को इम्प्लीमेंट करना है तो पीओएस फॉर्म की अगर यहाँ से हम बाइनरी निकालें तो ये कोनिकल फॉर्म लिखी हुई है 0 1 3 5 7। तो इस आईसी के आप देख सकते हैं Y0, Y1, Y3, Y5 और Y7 जो आउटपुट हैं ये एंड गेट के साथ कनेक्टेड हैं। पीओएस एक्सप्रेशन के लिए चूंकि हम कॉर्नर ऑफ मैप के अंदर जीरो मेंशन करते हैं, तो ये जो जीरो है ये इस नॉट गेट के थ्रू, ये एक बबल लगा हुआ है, इसके थ्रू 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस एंड गेट को जब तमाम इनपुट्स 1 मिलेंगी तो ये एंड गेट यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा। इस तरीके से अगर हमने एसओपी फॉर्म को एक्सप्रेस करना हो तो उसकी यहाँ पे तीन जगह पे 1 मेंशन किया हुआ है, मतलब तीन टर्म्स हैं एसओपी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 4 6। 2 4 6 यहाँ पे हमारे पास आता है 2 4 6। एसओपी एक्सप्रेशन के लिए चूंकि 1 मेंशन करते हैं तो वो इस नॉट गेट के बाद हमारे पास 0 आ जाएगा, इस जगह पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जब 0 इस नैंड गेट पे इंप्लीमेंट होगा तो यहाँ पे 0 0 0 होगा। एंड गेट की आउटपुट 0 होगी, लेकिन ये चूंकि नैंड गेट है तो उस वजह से इसकी आउटपुट 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने पीओएस एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करना हो या एचओपी एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करना हो तो वो हम डिकोडर के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। तो जो 7 सेगमेंट वाला सर्किट है उसको भी हम डिकोडर के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास सर्किट मौजूद है और ये टॉपिक हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है लेक्चर नंबर 11 में, जहाँ पे हमने कार्नॉफ मैप के थ्रू ये सर्किट डिज़ाइन किया था। तो वही चीज़ है कि सर्किट हमारे पास किस तरीके से आएगा, ये वाला सेम सर्किट उस जगह पे मौजूद है, तो आप वहाँ से इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर MSI 7 सेगमेंट डिकोडर के बारे में बताया हुआ है, मतलब जो सर्किट हमने खुद से डिज़ाइन करना है कार्नॉफ मैप के थ्रू, उसके रिलेटेड एक आईसी भी मौजूद है जो कि है 74LS47। तो इस आईसी के थ्रू हम अपना ये काम ले सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है BCD टू डेसिमल डिकोडर। तो एक्चुअल में ये 4 टू 16 डिकोडर ही है, जिसके अंदर हमारे पास जो आउटपुट यूज़ होती हैं वो फर्स्ट 10 वाली आउटपुट यूज़ होती हैं, बाकी 6 वाली आउटपुट इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि ये बाइनरी टू डेसिमल डिकोडर है। तो डेसिमल के अंदर सिर्फ 10 डिजिट्स हैं, बाकी वाले डिजिट्स हम यूज़ नहीं करते। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनकोडर का। तो डिकोडर का जो अपोजिट फंक्शन है वो इनकोडर के अंदर परफॉर्म किया जाता है। मतलब डिकोडर के अंदर ये होता है कि हम मल्टीपल इनपुट्स अप्लाई करते हैं और जो हमारे पास मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं उसमें से कोई एक आउटपुट एक्टिव होती है। जबकि इनकोडर के सर्किट में ये होता है कि हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स ही होती हैं, लेकिन हम कोई एक इनपुट अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से एक या एक से ज़्यादा आउटपुट एक्टिव हो सकती हैं।
यहाँ पे फिर बाइनरी एनकोडर को डिस्कस किया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2n इनकोडर है। डिकोडर में यह था कि n टू 2n था, तो आप देख सकते हैं उसका इन्वर्स है। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे 8 इनपुट्स होंगी तो उसके अगेंस्ट हमारे पास 3 आउटपुट इसके अंदर मौजूद होंगी। उसका टेबल भी यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है। इस टेबल के अकॉर्डिंग आई जीरो जो कि फर्स्ट इनपुट है वो मैटर नहीं करती, हम जीरो प्रोवाइड करें या वन प्रोवाइड करें। आई वन पे अगर हम वन प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास ओ जीरो वाली आउटपुट एक्टिव हो जाएगी। इस तरीके से आई टू इनपुट अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो उससे ओ वन वाली आउटपुट एक्टिव हो जाएगी। अगर हम आई थ्री पे वन प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास दो आउटपुट एक्टिव हो जाएंगी। इस तरीके से बाकी टेबल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब हम डिफरेंट इनपुट्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट डिफरेंट आउटपुट्स हमारे पास एक्टिव हो रही हैं। इसका सर्किट भी ये साथ शो किया हुआ है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो आई जीरो वाली इनपुट है वो इसमें से किसी भी गेट के साथ कनेक्ट नहीं है। इस वजह से यहाँ पे आई जीरो की जगह पे एक्स लिखा हुआ है, मतलब हम वन इस जगह पे अप्लाई करें या फिर जीरो अप्लाई करें उससे इस सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कनेक्ट ही नहीं है। उसके अलावा बाकी जो इनपुट्स हैं उनमें से कोई एक इनपुट हम अप्लाई करते हैं तो उसके अगेंस्ट वन या मोर देन वन गेट्स एक्टिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक इनपुट चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एफ फोर के ऊपर अगर मैं वन प्रोवाइड करूँगा तो आई एफ फोर जो है वो ये ओ टू के साथ कनेक्ट है, तो ये गेट मेरे पास एक्टिव हो जाएगा, बाकी गेट्स एक्टिव नहीं होंगे। इस तरीके से अगर मैं आई फोर को ज़ीरो कर दूं और आई सिक्स पे वन प्रोवाइड करूं तो आई सिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ वन के साथ भी कनेक्ट है और ओ टू के साथ भी कनेक्ट है। तो ये और गेट हैं, और गेट की कोई एक भी इनपुट वन हो जाए तो हमारे पास आउटपुट वन हो जाती है। तो जब आई सिक्स पे मैंने वन अप्लाई किया तो मेरे पास दो जो आउटपुट्स हैं वो एक्टिव हो गई हैं। तो इनकोडर के सर्किट में हम एक इनपुट अप्लाई करते हैं जिसके अगेंस्ट हमारे पास मल्टीपल आउटपुट्स आ सकती हैं। फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी इनकोडर का टॉपिक डिस्कस किया हुआ जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और इसके साथ ही नेक्स्ट टॉपिक है कैस्केडिंग प्रायोरिटी इनकोडर जो कि पिछले टॉपिक की ही कंटिन्यूएशन है, तो इसको भी स्किप कर रहा हूँ। और इसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेसिमल टू बीसीडी इनकोडर। ये भी चूंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस टॉपिक को भी मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लेक्सर का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर सेवरल इनपुट्स होती हैं और सिंगल आउटपुट होती है। मतलब जो इनपुट्स हैं हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा हैं, आउटपुट इसके अंदर हमेशा एक ही होगी। इससे पहले जो हमने सर्किट देखे हैं इनकोडर का और डिकोडर का, उसके अंदर मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और मल्टीपल आउटपुट होती हैं, जबकि इस केस के अंदर जो आउटपुट है हमारे पास वो सिंगल ही होगी। और मल्टीप्लेक्सर को डाटा सेलेक्टर भी कहा जाता है। तो इसका एक्चुअल काम ही ये होता है कि जो हमारे पास मल्टीपल लाइंस पे इनपुट आ रही होती हैं उसमें से कोई एक इनपुट आउटपुट के साथ रूट करनी होती है। मतलब अगर फोर इनपुट्स हैं तो फोर इनपुट में से कोई एक इनपुट हम सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे पास आउटपुट पे अवेलेबल होगी, बाकी इनपुट्स अवेलेबल नहीं होंगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का सर्किट गिवन है। इस मल्टीप्लेक्सर के अंदर हमारे पास फोर इनपुट्स मौजूद हैं और एक आउटपुट मौजूद है, और इसके साथ आप देख सकते हैं कि दो हमारे पास सेलेक्ट लाइंस हैं जो कि हैं S0 S1। अब ये जो सेलेक्ट लाइंस हैं ये सेलेक्ट करती हैं कि कौन सी इनपुट जो है वो हमारे पास आउटपुट पे आएगी। फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों सेलेक्ट लाइन पे मैं जीरो और जीरो अप्लाई करता हूँ तो ये जो जीरो है ये इस नॉट गेट से वन होगा और इस वाले एंड गेट पे हमारे पास वन आ जाएगा। ये वाला जीरो इस नॉट गेट से होता हुआ यहाँ पे हमारे पास वन आ जाएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जीरो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इस जगह पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वन आ जाएगा, और ये जीरो इस जगह पे आ रहा है और ये वाला जीरो यहाँ पे आ रहा है। मतलब ये जो एंड गेट्स हैं तीन, इनकी एक इनपुट जीरो होगी है। और अगर एंड गेट की कोई एक भी इनपुट जीरो हो जाए तो उसकी आउटपुट जीरो ही रहती है। मतलब ये जो गेट्स हैं ये हमारे पास एक्टिव नहीं है। सिर्फ ये वाला गेट एक्टिव है जिसकी दो इनपुट जीरो होगी, और फिर यहाँ पे जो भी डाटा आएगा वो डाटा इस जगह पे अप्लाई होगा। अगर वो डाटा वन हुआ तो वन आगे यहाँ पे ट्रैवल हो जाएगा, अगर वो जीरो हुआ तो जीरो यहाँ पे ट्रैवल हो जाएगा। तो ये जो दो लाइंस हैं ये सेलेक्ट करेंगे कि हमने किस गेट को एक्टिव करना है। जीरो जीरो अगर हम करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट गेट एक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम जीरो वन करेंगे तो सेकंड गेट एक्टिव हो जाएगा, वन जीरो के केस में थर्ड गेट एक्टिव हो जाएगा, और अगर हम वन वन प्रोवाइड करते हैं तो फोर्थ गेट एक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे वन और वन प्रोवाइड करता हूँ तो ये वन आप देख सकते हैं इस गेट पे आ रहा है, और ये वन यहाँ से इस गेट पे आ रहा है। तो इसकी दो इनपुट्स वन हो जाएंगी। उसके बाद आई थ्री पे जो भी इनपुट आएगी वो हमारे पास आउटपुट पे पहुंच जाएगी। और यही जब मैंने वन वन अप्लाई किया तो आप
चेक कर सकते हैं मजीद के बाकी जो गेट्स हैं उनकी कोई एक इनपुट जीरो हो जाएगी, इससे जिसकी वजह से वो गेट्स डीएक्टिव हो जाएंगे। मल्टीप्लेक्सर के अंदर भी हमारे पास 2 रेज पावर n वाला फार्मूला ही काम करता है। मतलब अगर 4 इनपुट्स हैं इसकी, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास 2 सेलेक्ट लाइन्स मौजूद होनी चाहिए। 2 रेज 2 पावर इज इक्वल टू 4 होता है। इस तरीके से अगर हमारे पास जो इनपुट लाइन्स हैं ये 8 हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो सेलेक्ट लाइन्स हैं वो 3 होनी चाहिए, क्योंकि 2 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। यहाँ पे इस सेलेक्ट लाइन का फिर टेबल भी दिया हुआ है कि अगर हम 0 0 इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आई जीरो वाली जो इनपुट है वो एक्टिव होगी, और उस पर जो भी डाटा आ रहा होगा वो हमारे पास आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से 0 1 अप्लाई करने से I1, 1 0 अप्लाई करने से I2 और 1 1 अप्लाई करने से I3 वाली जो इनपुट है वो हमारे पास आउटपुट पे डिस्प्ले हो रही होगी। फिर नेक्स्ट बताया हुआ है डुअल 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर। तो इसमें यह है कि हमारे पास 2 मल्टीप्लेक्सर्स यहाँ पे आपस में कंबाइन किए हुए हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो 4 गेट्स हैं ये फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर के हैं, और उसके बाद ये जो नेक्स्ट 4 गेट्स हैं ये सेकंड मल्टीप्लेक्सर के हैं। इस तरीके से 2 मल्टीप्लेक्सर को आपस में मिला के डुअल 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर बनाया हुआ है। तो इन मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर है उसकी ये 4 इनपुट्स हैं, और सेकंड मल्टीप्लेक्सर की ये वाली 4 इनपुट्स हैं। इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये सेलेक्ट लाइन्स हैं दो, जो कि सेलेक्ट कराएंगी कि हमारे पास यहाँ पे गेट 1 ने एक्टिव होना है, गेट 2 ने एक्टिव होना है, गेट 3 ने होना है, या गेट 4 ने होना है। जो भी गेट यहाँ पे एक्टिव होगा सेम वो वाला गेट सेकंड मल्टीप्लेक्सर में भी एक्टिव हो रहा होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे 0 0 प्रोवाइड करते हैं तो एक हमारे पास ये वाला गेट एक्टिव हो जाएगा और एक ये वाला गेट एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद मजीद हम सिलेक्शन करेंगे कि हमने फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर को एक्टिव करना है या सेकंड मल्टीप्लेक्सर को एक्टिव करना है। तो उसके लिए ये 1G वाली इनपुट है, इस पे अगर हम 0 प्रोवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट हमारा मल्टीप्लेक्सर एक्टिव हो जाएगा, और अगर 2G वाली इनपुट पे हम 0 प्रोवाइड करेंगे तो फिर हमारा सेकंड वाला मल्टीप्लेक्सर एक्टिव हो जाएगा। तो इनमें से कोई एक मल्टीप्लेक्सर एक्टिव होगा जिसका जो गेट यहाँ पे सेलेक्ट इनपुट्स के थ्रू सेलेक्ट किया होगा उसकी जो इनपुट होगी वो हमारे पास आउटपुट पे पहुंच जाएगी। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।